अकाउंटिंग 11th एडिशन की चैप्टर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ का हम 5.1 प्रॉब्लम करना शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है जी टेलर नंबर कोऑपरेशन इज ओनली वन। अच्छा, एक अकेली है, ये वाला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ओनली वन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और हमें ये डाटा गिवन है और हमने इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते हैं कि नंबर 1 जो है हमने बनाना है, इसका जर्नल एंट्रीज बनानी है। और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, परपेचुअल में ये होता है कि परपेचुअल में सिस्टम में ये होता है कि जो कॉस्ट होती है ना इन्वेंट्री की, हम कॉस्ट इन्वेंट्री की वो भी साथ ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहले पे आते हैं, कहते हैं सोल्ड लंबर ऑन अकाउंट। लंबर को सेल किया है अकाउंट पर, मतलब पैसे भी नहीं लिए, वो सिर्फ बोला है कि भाई अकाउंट वापस पैसे देने हैं वापस। तो किसको दिए हैं, स्नो वाले कंस्ट्रक्शन को दिए हैं, कितने के 66,950 के। ठीक है, और कहता है कि जो इन्वेंट्री सब्सिडरी है, सब्सिडरी लेजर शोज द कॉस्ट ऑफ द मर्चेंडाइज टू टेलर वाज इतना। कहता है कि जो हमने सेल किया है, लंबर सोल्ड किया है, उसकी प्राइस थी 66,950 और जो सेलिंग प्राइस थी, और जो उसकी असल प्राइस थी वो थी 45,525। तो अब इसका हम लोग बनाते हैं जनरल में पहले एंट्री डालते हैं। ये लिखा नवंबर 5 को हमने सेल्स डाली एंट्री और अकाउंट रिसीवेबल की। अकाउंट रिसीवेबल जो है हमने डेबिट किए हैं और सेल हमने क्रेडिट किए हैं। डेबिट और क्रेडिट क्यों किए हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है और सेल्स क्यों लिखा है बताता हूँ। हमने सेल्स इसलिए लिखा है कि जो हमने गुड्स सेल किए हैं वो कितने के थे, 66,950। तो क्रेडिट में क्यों गया, सेल्स हमने सेल किए हैं, सेल्स जो था वो हमने पैसों में ख़रीदी हैं, पैसे की चीज़ खरीदी हुई गया है। ठीक है, हमसे हमारे हाथ से पैसे गए हैं। जब पैसे आएंगे गुड, पैसे जाएंगे बैड। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से एसेट हमारा ख़त्म हुआ गया, तो वो हमने क्रेडिट किया। क्रेडिट को वो चीज़ करते हैं जो चीज़ हमारे हाथ से जाती है, निकलती है। और दूसरी तरफ हमारे पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, हमने पैसे उससे लेने, हमने उसी वक्त पैसे नहीं लिए, हमने कहा है कि भाई आप हमें दोगे, इतने दिनों बाद दोगे। हमने उससे कोई नोट पे नहीं करवाया, हमने उससे कोई साइन वगैरह नहीं करवाया। तो उसका मतलब हमने कोई नोट साइन नहीं करवाया, और नोट साइन नहीं करवाया मतलब है ये फिर नोट रिसीवेबल नहीं है, बल्कि कौन सा हो गया, अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने डेबिट किया क्योंकि पैसे आने हैं, पैसे आएंगे हमारी जेब भरेगी। तो पैसे आएंगे गुड तो क्रेडिट, पैसे जाएंगे बैड तो सॉरी, पैसे जब आएंगे गुड तो डेबिट आ जाएगा, और पैसे अगर जाएंगे तो वो बैड हो जाएगा, और जो बैड होगा ना वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब आपने इसकी स्टेटमेंट लिखी है कि गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट। और वापस अगर उसको देखें तो उसने कहा था सोल्ड नंबर सेल किया इतने का। ठीक है, और हमने कितने पे किया, अकाउंट पे। तो वही अब बात होगी ना जो भी समझाया सारा। ठीक है, पैसे हमने लेने हैं बाद में, अभी नहीं लिए। फिर उसकी दूसरी में कहता है कि हमारा जो असल प्राइस थी उसकी वो थी 45,520। तो इसकी भी बनेगी क्योंकि हम परपेचुअल में सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट की भी इन्वेंट्री शो करना पड़ेगा, इन्वेंट्री भी शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसकी डेबिट हम करेंगे, उसकी असल प्राइस 45,525। ठीक है, और उसकी इन्वेंट्री हम करेंगे क्रेडिट। और साथ हम इसका स्टेटमेंट देंगे कि हमने रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS करने के लिए रिकॉर्ड किए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड किए इस वाली जगह पे नंबर 5 पे। अगर नंबर 9 की हेडिंग देंगे और नंबर 9 की डेट लिखेंगे, और नंबर 9 पे इसने कहा है परचेस्ड लंबर ऑन अकाउंट फ्रॉम लोनसम पाइन मिल, कितने का, 1,90,000, 1,90,000 की। ठीक है, उसने क्या कहा है, परचेज़ किया है ऑन अकाउंट पर। ठीक है, तो मतलब इसका दोबारा क्या हो गया, हमने पैसे ना तो गए हैं ना तो आए हैं, बल्कि एक लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ गई है जिसके हमने पैसे देने हैं। वहाँ पर लाइबिलिटी किसी पे फेंकी थी, नंबर 5 पे हमने लाइबिलिटी किसी पर डाली थी और हमने पैसे लेने हैं। यहाँ पे हमारे ऊपर आ गया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं अभी हमने, और बाद में हमने देने हैं। ठीक है, जब बिज़नेस चलेगा। अब इसकी एंट्री देखते हैं। तो नंबर 9 को हमने क्या किया, नंबर 9 नीचे आएगा यहाँ पे, नंबर 9 यहाँ पे। अच्छा, नंबर 9 पे हमने अकाउंट्स पेएबल, मतलब देने हैं पैसे, तो मतलब पैसे हमारे जाएंगे ना, पैसे जाएंगे तो किधर आएगा, क्रेडिट में। और हमने इन्वेंट्री जो ख़रीदी है
वो हमारे एसेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, एसेट में इंक्रीज़ हुआ गुड, एसेट में डिक्रीज़ हुआ बैड, गुड हुआ तो डेबिट, बैड तो क्रेडिट। तो यही बात है गुड परचेज ऑन अकाउंट, ये लिखना लाजमी होता है जनरल में, ठीक है। अब आते हैं अगली डेट पे, ये तो नवंबर 9 की, और अगली अब मैं बताता हूँ। ओके, अपने नवंबर 5 पे देखें अब, तो लिखता है कलेक्टेड इन कैश। दिसंबर 5 पे देखें तो कहता है कलेक्टेड इन कैश द कितने 66,950 वही वाले जो हमने उसको उस पर लाइबिलिटी डाली थी, जो हमने उसके ऊपर कर्जा डाला था कि भाई आप हमें इतने पैसे दोगे इतनी तारीख तक, वो उसने हमें दिसंबर 5 में दे दिए, इन कैश हमें पे किए, ठीक है। अब हमारे पास आ गए हैं तो कलेक्टेड हम यूज़ करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम स्नो वैली कंस्ट्रक्शन, हमने स्नो वैली कंस्ट्रक्शन को नवंबर 5 पे एक कहते हैं इसको इन्वेंट्री सेल की थी, ठीक है। हमने उसको एक चीज़ सेल की थी और उससे हमने पैसे कहा था दिसंबर 5 पे दे दो, उसने हम दिसंबर 5 पे पैसे दिए और वो हमने पैसे कैश में हमने कलेक्ट किए। तो अब इसको आप जनरल में इस तरह डालेंगे कि अब देखते हैं, अगर दिसंबर 5 पे कैश अकाउंट जो हमने कैश से कलेक्ट किया, तो कैश हम लिखेंगे कैश अकाउंट से काटो कैश, और कितना हमने कलेक्ट किया है 66,950। अब कैश कलेक्ट किया है, कैश आया है तो वो गुड है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और अपने अकाउंट रिसीवेबल जो उसके ऊपर लाइबिलिटी थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई, उसके ऊपर लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, तो मतलब यही हुआ कि पैसे वहाँ से ख़त्म हो गए, तो वहाँ से ख़त्म हो गए तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, ये लाइन क्रेडिट होती है, ये डेबिट होती है, ये अकाउंट होते हैं, यहाँ डेट लिखते हैं, तो क्रेडिट क्योंकि एक लाइबिलिटी उसके ऊपर से ख़त्म हो गई है, और हमने अकाउंट को कैश में रिसीव किया, पैसे आए हैं, हमने वो डेबिट किया है क्योंकि पैसे हमारे पास आए हैं। अब अगर दिसंबर 9 पे देखें, दिसंबर 9 पे, तो ये राइटिंग मेरी इतनी ख़राब है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, दिसंबर 9 पे देखते हैं तो कहता है पेड द इतने कैश ऑन टू लॉन्गस्टर्म पाइन मिल। अच्छा, अब हमने जो लॉन्गस्टर्म पाइन मिल अकाउंट पे जो हमने लंबर ख़रीदा था इससे, ठीक है, वो कितने ख़रीदा 1,90,000 का, ये देखो हमने परचेज़ किया था अकाउंट पर इससे लॉन्गस्टर्म पाइन मिल से 1,90,000 का लंबर हमने वो परचेज़ किया था, लेकिन पैसे नहीं दिए थे, वो पैसे हमने दिसंबर 9 को दिए हैं, और जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी, जो कर्ज था हमारे ऊपर, वो ख़त्म हो गया। तो असल में हमारे यहाँ पैसे ख़त्म हो गए, पैसे गए हैं, ठीक है, हमारे से, तो सही सी बात है, जब पैसे जाएंगे तो वो कहाँ आएंगे, क्रेडिट में या डेबिट में, क्रेडिट में, ठीक है। तो और जो हमारे पास लाइबिलिटी थी ये भी कम हो गई है। अब मैं आपको अपनी चीट शीट दिखाता हूँ, एक सेकंड। चीट शीट आपको हेल्प करने में इतना काम आएगी कि आप आंखें बंद करके मतलब डाल दोगे डेबिट क्रेडिट। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी चीट शीट है, इसमें यह है कि जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा तो हम हमेशा डेबिट करेंगे, जब भी कोई एसेट डिक्रीज़ होंगे हमारे तो वो हमेशा क्रेडिट जाएंगे। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो हमेशा क्रेडिट जाएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हमेशा डेबिट जाएगा, और जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो हमेशा क्रेडिट जाते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं हमेशा डेबिट जाते हैं। अब समझाता हूँ, ऐसे जब इंक्रीज़ होते हैं मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम कैश लेते हैं, कैश लेते हैं, तो कैश जब हमारे पास इंक्रीज़ होता है ना, तो वो हमारे पैसों मतलब ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ करता है, तो वो हमें फ़ायदा देता है, तो फ़ायदा हमारा हमेशा डेबिट जाता है। और अब हमें से कोई नुकसान होता है, या फिर हम इस तरह कह दें कि जो हमारे हाथ से एसेट जाते हैं ना, तो वो एसेट हम क्रेडिट में डालते हैं। अब लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो अच्छी बात नहीं होती, लायबिलिटी कहते हैं ना कर्ज को, तो इंक्रीज़ होगी अच्छी बात नहीं होगी तो वो क्रेडिट जाएगा, लेकिन जब डिक्रीज़ हुई है मतलब हमने लायबिलिटी पे कर दी है, ये लायबिलिटी ख़त्म हो गई, ठीक है, हमने पे कर दिए, तो वो हमेशा अच्छी बात है, तो वो डेबिट जाएगी। तो अगर यहाँ पे उल्टा है, जो एसेट क्या है वो उसका उल्ट लायबिलिटी है, और जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक हो गया। अब याद करने का तरीका ये है कि स्टार्ट विद डी एंड विद डी, सी और इस डी को छोड़ के फिर सी, तो इसे इस तरह याद करो, डी सी और ये फिर सी डी, शुरू डी से होगा, एंड डी पे होगा, मिड में एक डी आएगा, तो सी के बाद, और आप नीचे से ऊपर सी है। और ये याद करने का कि रेवेन्यूज क्रेडिट और एक्सपेंसेस, तो ये सिंपल सी बात है, आर के बाद ई है तो इस ई को नीचे ले आओ, आर हमेशा सी होगा और ई हमेशा डी होगा, बस
ये हमारा चीट शीट थी। और अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम दिसंबर 9 की बात कर रहे थे कि हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गया। लाइबिलिटी ख़त्म हुई है तो अब अगर हम चीट शीट पे देखें तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो हमेशा डेबिट जाएगा। तो अब ये देखो दिसंबर 9 पे अकाउंट्स पेएबल ख़त्म हुए हैं, डेबिट, ये डेबिट की लाइन है। और जो हमारा कैश है वो गया है हमारे हाथ से तो वो क्रेडिट, ठीक हो गया। अब नीचे हम इसकी लिखेंगे पेड कैश टू लोनसम, हाँ लोनसम पाइन मिल, बस ये इसकी हमने स्टेटमेंट लिख दी। अब दिसंबर 31 पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री, ये हमने कैसे फाइंड किया 850 और 850, ये मैं तुझे बताता हूँ। अगर हम यहाँ देखें तो कहता है कि कंपनी जो है पर्सनल है काउंटेड द इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड डिटरमाइंड इट्स कॉस्ट टू बी 9,10,400, ठीक है, 910,400 ये उसने जो हाथ से गिने हैं वो है। लेकिन जो हमारे रिकॉर्ड्स में गिवन है वो है 9,18,950, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ताकि हमारा जो बीच में ये जो हमारा एरर आ रहा है ना काउंटिंग का, ये ठीक हो जाएगा। और एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कह रहा है इतनी थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS हमारे पास इतनी है टोटल, हमारे पास कितना है 3476110, ठीक है। तो पढ़ना भी ये मुश्किल है अकाउंटिंग, अच्छा खैर। द फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द कंपनीज ऑडिटर्स एंड इज कंसिडर करेक्ट। तो कह रहा है जो फिजिकल काउंट था ये वाला बाय हैंड हमने जो किया था इन्वेंट्री का, वो कह रहे हैं करेक्ट है, कंसिडर करो करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है अब हमें माइनस तो करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो ये देखो, इधर आओ ज़रा, यार मैंने किया नहीं हुआ, चलो मैं करके बताता हूँ। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ सब। अच्छा, तो ये थी हमारे पास जो रियल हमने इन्वेंट्री रियल थी और ये जो हमने हैंड से काउंट की है ख़ुद। तो इसके बाद क्या आंसर आया 855 फोकस और, हाँ ठीक है 8550, ठीक है। ये हमारा आंसर आया जो कि हमारा क्या था, नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। इसको हम किसको दे देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे। जो हमारा लॉस होता है, जो भी लॉस होता है हमारा इस तरह, उसको हम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देते हैं। और तो नॉर्मल कॉस्ट डालेंगे तो मतलब है कि डेबिट हो जाएगा। और जो इन्वेंट्री है वो हमारी इतनी लॉस हुई थी तो वो हमारी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये देख लो डेबिट है और ये इन्वेंट्री हमारे पास क्रेडिट है। और उसमें हम स्टेटमेंट क्या डालेंगे, टू चेंज द नॉर्मल लॉस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहता है कि प्रिपेयर अ पार्शियल इनकम स्टेटमेंट। पार्शियल इनकम स्टेटमेंट वो होती है जो पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं होती, थोड़ा सा हिस्सा होता है इनकम स्टेटमेंट का। शोइंग द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर। फोकस ठीक नहीं हो रहा ना इसका। अच्छा, कह रहा है कि जो पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बनाओ जो हमें कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, कौन सा ईयर का नाम नहीं दिया हुआ इसने, कौन सा ईयर, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि 2000, ठीक है। तो ये ईयर 2000 का कह रहा है कि पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बनाओ। और कह नेट सेल ऑफ द ईयर कितनी हमारे पास 5,124,500, ये हमारे पास ये 51, ये लिखा हुआ है 5,124,500, ये हमारे पास क्या है, इसकी नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स। तो अब इसके हम सोल्यूशन देखते हैं। अब आपने पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो इनकम स्टेटमेंट की नॉर्मल हेडिंग होती है वो डालेंगे, उसका नाम पार्शियल इनकम स्टेटमेंट। और फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2000 का हमने बना रहे हैं, ठीक है। तो नेट सेल्स उसने बता दिया कितना है 5124, ये लिखा हुआ है 5124, यार फोकस होना, 5,124,500, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डालेंगे क्योंकि नेट सेल थी गिवन था। अब ने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फाइंड किस तरह करेंगे, उसके लिए हम अपनी वर्किंग देखते हैं। कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है प्रियर टू द एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर, जो हमने जो हमें दिया था दिसंबर 31 पे, वो ये रहा 3,347,000, ओ सॉरी 3,34 लाख यूनिट, लाख हाँ 34 लाख 76,110, ये हमें क्या दिया था कॉस्ट गुड्स सोल्ड, जो हमने एडजस्टमेंट उसका दिसंबर 31 का हमें ये दिया गया था। अब उसमें हमने ऐड करेंगे जो हमने एडजस्टमेंट बनाई है दिसंबर 31 की, वो है 8550। हमने ये फाइंड किया था, ये फाइंड किया था
ठीक है, इन्वेंट्री में से हेड काउंट इन्वेंट्री निकाल के, क्योंकि हमारा एरर था इसलिए। और जो बाकी हमारे पास बचा आंसर इन दोनों को माइनस करके वो हमारे पास क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उठा के हम डालेंगे ऊपर वाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पार्शियल इनकम स्टेटमेंट में। अब इन दोनों को माइनस करेंगे और आंसर आएगा 165,6940। माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 165,6940। ये हमारे पास से हम क्या देंगे नाम, ग्रॉस प्रॉफिट का। अच्छा, ये तो हमारे पास सेक्शन बी हो गया, ठीक है, पार्ट बी का आंसर है ये, हमारे पास पार्ट बी का आंसर है, फोकस हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी पे थोड़ा मुश्किल है, इसको हम समझना पड़ेगा। वो कहता है कि टेलर परचेजेज लंबर एट द सेम होल सेल प्राइसेस एज द अदर कंपनीज, ठीक है। और फिर कहता है ड्यू टू इट्स रिमोट माउंटेन लोकेशन हाउएवर द कंपनी मस्ट पे बिटवीन 90,000 to 1,00,000 per year in extra transportation charges to receive the delivery of its purchased lumber. These additional charges are included in the amount shown in the cost of goods sold। अच्छा, फिर कहता है assume that the index of the key business ratio in our library shows retail lumber yards of tailors approximate size, एवरेज नेट सेल इस इतनी है, ठीक है, और पर ईयर इतनी हम उसकी एवरेज नेट सेल है पर ईयर, एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट उसका पर ईयर जो एवरेज है वो है 26%। फिर वो कहता है कि एक सेकेंड, इज़ टेलर लंबर कॉर्पोरेशन एबल टू पास इट एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट। अच्छा, फिर कहता है कि अब ये बताओ कि जो टेलर लंबर कॉर्पोरेशन है वो फ़ायदे में है, सफ़र कर रही है, या बेनिफिट में है। और अपने आंसर को रीजनिंग एंड सपोर्ट योर कंक्लूजन विद स्पेसिफिक अकाउंटिंग डाटा, अपने आंसर को स्पेसिफिक अकाउंटिंग डाटा से सपोर्ट करो। तो सिंपल सी बात है, हमने शुरू में देखा था कि ये एक ही लंबर कंपनी है स्नो वैली में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर पैसे जितने मर्ज़ी दे रही है, उसको एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है जितना मुझे लग रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने कस्टमर से जितना प्रॉफिट कमा सकती है वो कमा सकती है, क्योंकि वो है ही एक है। और लोगों को अगर ज़रूरत है उस बात की तो वो उसका फ़ायदा उठा सकती है, और वो काम अपना प्रॉफिट में 25% इंक्रीज़ कर सकती है, 25% तक इंक्रीज़ कर सकती है, और ऊपर भी कर सकती है अगर उस मतलब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, अपना उसने वहाँ पे एक और कंपनी खोलनी हो वगैरह वगैरह। तो अब इसके अगर हम उसको देखें, सोल्यूशन को देखें, तो हम सबसे पहले एनुअल सेल्स लिखने हैं, ठीक है। और एनुअल सेल्स मतलब नेट सेल्स, नेट सेल्स लिखेंगे टेलर नंबर कंपनी के 5124,500। और ये हमें गिवन था पार्ट बी में, जो उसने कहा था कि जो उसकी नेट सेल्स हैं, ये नेट सेल्स एवरेज एनुअल सेल्स की कितनी है 5124,500, ठीक है। और अब उसके बाद हम लिखेंगे इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज कितनी है उसकी। इंडस्ट्री एवरेज हमारे पास यहाँ पे दी है कि जो एवरेज नेट सेल है इंडस्ट्री की वो कितनी है 5 लाख, 5 लाख है, 50 लाख, सॉरी 50 लाख, 50 लाख है, मतलब 500,000 यहाँ लिखेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, हमारे पास आएगा 124,500। ये हमारे पास इनका इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। और जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है 165,6940। और ये हमें गिवन है कहाँ पे, एक सेकंड में बताता हूँ। अच्छा, ये हमें ऊपर हमने फाइंड किया था, सॉरी ये हमने फाइंड किया था यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, एक सेकंड, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना फाइंड किया था 165,6900, जो हमने अपनी पार्शियल इनकम स्टेटमेंट में फाइंड किया था, वो वाली ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ डालेंगे। अब ये 32% क्या है और कहाँ से आया है ये बताता हूँ। हमने जब भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना हो, या फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना हो, ये ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी कह लो इसको या परसेंटेज कह लो, वो एक ही बात है। हमने फाइंड करनी हो अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेट, उसके लिए फार्मूला होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेट या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करना था। ये फाइंड कैसे किया ये बताता हूँ। हम इसको ये डालो ना, ये फार्मूले में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट को इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। तो ये तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम अगर इसको नेट सेल्स को यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाएँ तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ग्रॉस, क्या मैं देख के लिख रहा हूँ ना थोड़ा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई बाय कैमरे में देख के लिख रहा हूँ तो उतना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय कितना, नेट सेल्स, नेट सेल्स। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है
परसेंटेज हमारे पास कितनी दी हुई है 26, और 26 कहाँ से आया हमें क्वेश्चन में गिवन है 26%। क्या है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट। 26% यहाँ डालो, मल्टीप्लाई करो नेट सेल हमें क्या है इंडस्ट्री एवरेज की क्या गिवन है 50 लाख नेट सेल एनुअल सेल एक ही बात। तो यहाँ 50 1 2 3 4 5 6 50 लाख। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा ये वाला, ठीक है 130,000। अब चेक करने के लिए आप यूँ कर लो कि इसको इस पे डिवाइड करो तो 0.26 आंसर आता है। तो उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26% आंसर ठीक आता है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों माइनस करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखोगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आंसर आता है 35694। मुझे चेक करने दें एक सेकेंड। हाँ तो ये आंसर ठीक आया है, इसमें इसको माइनस करो तो ये वाला आंसर ठीक आता है। हम यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं तो मतलब है कि इसका भी डिफरेंस लेंगे 32% माइनस 26%, तो कितना आंसर आएगा 6%। तो ये हमारा 6% है। अब वो पूछता है कि ये कंपनी जो है ये बेनिफिट में जो है या लॉस में है, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं इसको कि क्योंकि ये ओनली कंपनी है वैली किस पे, ओनली कंपनी किस पे है स्नो वैली पे। स्नो वैली पे एक सेकंड फोकस करते हैं यार, तो कैमरा भी स्नो वैली पे ये ओनली कंपनी है, तो मतलब है ये जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकती है, तो ये हमेशा बेनिफिट में रहेगी। इसको लॉस उस वक्त होगा जब इसके साथ कंपटीशन आ जाए, जब इसकी जगह पे स्नो वैली पे इस तरह की एक और कंपनी खुल जाएगी, तो फिर इसको ऑटोमेटिकली अपनी जो इसकी प्राइसेस हैं, अपनी जो इसकी सेल प्राइस है वो इसने कम करनी पड़ेगी कस्टमर्स को गेन करने के लिए। तो इसका आंसर यही है कि अभी के लिए जबकि क्योंकि इसके पास और कोई कंपटीशन नहीं है इसके पास, ना इसके पास पहले कंपटीशन है, तो ये प्रॉफिट में कमा सकती है, प्रॉफिट में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, रेटिंग में तब ठीक करूँगा जब 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट करना है इस बुक का, ठीक है। और इसके बाद हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे, और फिर चैप्टर 9, और फिर चैप्टर 1 2। अच्छा आप बताऊँ ना ज़रा, अगर आपको लोगों को नहीं पता, ये उन लोगों के लिए जो नए आए हैं चैनल पे ना, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो कर दो।